Assalamu alaikum dear students, welcome to another episode of the neoclassical period जिसमें 3 सब एजेस थी and we are on the third one. इस एज का नाम हमारे पास है the age of Johnson. इस वीडियो में आप ये देखेंगे कि इसको एज ऑफ जॉनसन क्यों कहा जाता है, इसका एक और नाम है, वो किस नाम से इसको याद किया जाता है, ये स्टार्ट कब हुआ और क्यों हुआ, उसकी रीजंस क्या थी और ख़त्म क्यों हुआ, एंड इट पेव्ड द वेज फॉर विच अदर एजेस. ये सारा हम आज के लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे. इसके इंट्रोडक्शन पे हम जाते हैं. इंट्रोडक्शन में क्या है? द थर्ड एंड लास्ट फेज ऑफ द न्यू क्लासिकल एज. द थर्ड ये तीसरा है और लास्ट फेज है. इसके बाद आपका जो न्यू क्लासिकल है वो ख़त्म हो जाता है. नेम्ड आफ्टर द ग्रेट क्रिटिक, एक जो ये नाम दिया गया इस एज को, ये एक बहुत बड़ा क्रिटिक था. अब वो क्रिटिक क्या है? क्रिटिक ये है कि जब कोई राइटिंग की जाती है, कोई बड़े बड़े राइटर्स लिखते हैं, तो वो उस पर फिर क्रिटिसिज्म करता है, उसकी अच्छाइयाँ बुराइयाँ जो हैं वो दिखाता है आपको. सो ग्रेट क्रिटिक, एसेज लिखने वाला, एंड लेक्सिकोग्राफर कहा जाता है उसको जो डिक्शनरीज वगैरह जो वो कंपाइल करता है, उसमें वर्ड्स ऐड करता है, उसको लेक्सिकोग्राफर कहा जाता है, जिसका नाम है सैमुअल जॉनसन. यानी इस एज को नाम दिया गया है. एक बहुत बड़ा अजीम क्रिटिक था, एसेस था, लेक्सिकोग्राफर था, जिसका नाम था सैमुअल जॉनसन. तो इसके नाम पर, इसकी कंट्रीब्यूशंस को देकर इस पूरे एज को नाम दे दिया गया है इसके सैमुअल जॉनसन के नाम पे. सो ये इतना इम्पोर्टेंट कैरेक्टर आपका है. सो पीरियड इज आल्सो कॉल्ड द एज ऑफ सेंसिबिलिटी. इसको द एज ऑफ सेंसिबिलिटी भी कहा जाता है. हो सकता है आपके पास सवाल आ जाए अबाउट द एज ऑफ सेंसिबिलिटी, तो आपको पता होना चाहिए कि इससे मुराद एज ऑफ जॉनसन है, राइट? इनमें आपने कंफ्यूज नहीं होना. एज ऑफ सेंसिबिलिटी क्यों कहा जाता है? देयर आर रीजंस जो हम आगे जाके पढ़ेंगे. बिकॉज लिटरेचर बिगेन टू एम्फसाइज, ये एक बेसिक सी है, किस चीज़ पे एम्फसाइज करने के लिए वजह से इसको एज ऑफ सेंसिबिलिटी कहा गया है? इमोशंस पे जोर देने सर, सिंपैथी, मोरालिटी एंड ह्यूमन फीलिंग्स, इन चीज़ों पे, लाइक 1 2 3 4, ये 4-5 चीज़ों को जब फोकस किया गया इस एज में, फिर इसको दिया गया था द एज ऑफ सेंसिबिलिटी. इफ समवन सिंपैथाइजेज यू, इमोशंस की केयर हो रही है और अखलाकियात पे बात हो रही, इंसानी केयर, सेहत की बात हो रही, तो इसका मतलब है यू आर सेंसिटिव. तो फिर बड़ा सेंस भी बना रहा होता है कि व्हेन यू गो फॉर द एज ऑफ सेंसिबिलिटी. तो ये आपने लाजमी याद करना है कि द एज ऑफ जॉनसन को द एज ऑफ सेंसिबिलिटी भी कहा जाता है. उसके बाद दीज आइडियाज़ ग्रेजुअली लेड टू द राइज ऑफ द रोमांटिक मूवमेंट. ये वाले आइडियाज़ जो थे, कौन सी, जो ऊपर 4 मैंने मेंशन किए हैं, दे लेड, किस तरफ हमें लेके गए? टू द राइज ऑफ द रोमांटिक मूवमेंट. इन सब चीज़ों पे जो काम होने लगा, तब चीज़ें शिफ्ट हो गई टूवर्ड्स द रोमांटिक मोमेंट. और इसके बाद जो एज आएगी आपके पास, वो रोमांटिक एज होगी, वो जो मेरी मोस्ट फेवरेट एज है. बड़े अच्छे और मज़े के काम हुए, वो हम वहाँ देखेंगे. अच्छा, अब इसका हम बिगिनिंग और एंड देखते हैं इस एज का. तो बिगेन अराउंड 1745 एंड कंटिन्यूड अंटिल 1798. 1745 को स्टार्ट हुआ और 1798 को जो है ये ख़त्म हुआ. सवाल ये कि 45 को क्यों स्टार्ट हुआ, क्या बात थी वहाँ पे? सो बिकॉज द डोमिनेंस ऑफ द अर्लियर ऑगस्टन राइटर्स. हर एज में डिफरेंट राइटर्स होते हैं, उनका एक पीक आता है, जब उनका डाउनफॉल आ जाता है या वो मर जाते हैं या कुछ भी रीजंस हो सकती हैं. जब वो ख़त्म हो जाती हैं, उसके बाद फिर एक नया एज स्टार्ट हो जाता है. तो यहाँ पे अर्लियर Augustan writers जो थे, because of the dominance of the earlier Augustan writers, the Alexander Pope and Jonathan Swift had ended. जो उस एज में कौन से थे? अलेक्जेंडर पोप और जोनाथन स्विफ्ट, वो उस टाइम पीक पर थे. जब उनकी पीक ख़त्म हुई
तो जब वो ख़त्म हुई उसके बाद दे शिफ्ट टूवर्ड्स द एज ऑफ जॉनसन। यानी जो आपके ये वाले राइटर्स थे, जो आपके ये वाले फिगर्स थे, उस टाइम जब उनका डिक्लाइन आया, फिर उस टाइम कौन उभरा? उसके बाद फिर जॉनसन आए, तो उन्होंने फिर जॉनसन को नाम दे दिया, तो 1745। अब a new generation of writers emerged who focused more on emotion। इनके बाद एक और जनरेशन राइटर्स को जो है वो उभर आया, और उन्होंने किस चीज़ पे फोकस किया? वही वाली चीज़ें, फोकस्ड मोर ऑन इमोशन, मोरालिटी एंड द डेवलपमेंट ऑफ नॉवल। अब ये नए राइटर्स थे, इन्होंने नई नई चीज़ें जो हैं उस पर काम शुरू कर लिया, नए थीम्स पे काम शुरू कर लिया, तो फिर इनकी वजह से ये एज जो है वो शिफ्ट हो गई 1745। और नॉर्मली आपकी एजेस ऐसे ही शिफ्ट होती है, समटाइम्स राइटर्स पार्ट्स की वजह से, और समटाइम्स जो आपके रूलर्स हैं उसकी वजह से। सो यहाँ पे उनके जो अलेक्जेंडर पोप वगैरह है, उनके डिक्लाइन के बाद नए राइटर्स के आने पर आपकी ये एज स्टार्ट हो गई। अब ये ख़त्म क्यों हुई 1798 में? इसकी क्या रीज़न थी? सो द पीरियड एंड्स इन 1798 व्हेन विलियम वर्ड्सवर्थ एंड सैमुअल टेलर कॉलरिज, ये दो बड़ी हस्तियां हैं आपके रोमांटिक एज में, जो हम आगे पढ़ेंगे। विलियम वर्ड्सवर्थ और एस.टी. कॉलरिज, जिसको कहा सैमुअल टेलर कॉलरिज, एस.टी. कॉलरिज, उन्होंने क्या पब्लिश की? लिरिकल बैलेड्स। लिरिकल बैलेड्स में उन्होंने क्या किया? डिफरेंट पोएम्स वगैरह जो थी, उनका प्रॉपर एक बहुत बड़ा कलेक्शन था। जब उन्होंने वो पब्लिश किया, सो उस टाइम के लोगों ने कहा नाउ द रोमांटिक एज हैज़ बिगन, वो स्टार्ट हो गया, विच मार्क द बिगिनिंग ऑफ द रोमांटिक एज। यानी इनकी स्टार्ट कहाँ से हुई? जब अलेक्जेंडर पोप वगैरह जो है वो ख़त्म हो गए, ये उभर आए। और ये कब ख़त्म हुए? जब आपके लिरिकल बैलेड्स जो थे ये पब्लिश हो गए थे। सो फिर इसकी एज जो है वो ख़त्म हो गई। अब हम आते हैं, ये इसका बेसिक सा इंट्रोडक्शन था। मैं ज़रा इसको समराइज भी कर दूं कि ये आपका थर्ड और लास्ट एज है न्यू क्लासिकल का। इसको जो नाम दिया गया है वो सैमुअल जॉनसन, जो कि एक बहुत बड़े कंट्रीब्यूटर थे इस एज में, इसकी वजह से दिया गया है। इस एज को एज ऑफ सेंसिबिलिटी भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें बात की गई थी इमोशंस पे, सिंपैथी पे, मोरालिटी पे और ह्यूमन फीलिंग्स पे, एज ऑफ सिंपैथी। और उसके बाद ये स्टार्ट क्यों हुई थी? 1745 में स्टार्ट हुई, 1798 में ख़त्म हुई, क्योंकि जो अर्लियर ऑगस्टन राइटर्स थे वो जब ख़त्म हुए उसके बाद ये नए राइटर्स आए एंड दे टॉक्ड अबाउट द इमोशंस, मोरालिटी एंड डेवलपमेंट ऑफ नावल। तो इनका राइज आए इस चीज़ पे। फिर ये ख़त्म कब हुए? जब विलियम वर्ड्सवर्थ और एस.टी. कॉलरिज ने अपने लिरिकल बैलेड जो हैं वो शाया किए, और फिर इनका एज ख़त्म हो जाता है। अब फ़िलहाल हम ख़त्म की तरफ नहीं जा रहे, फ़िलहाल हम इसी एज में ही हैं। अब इस एज में क्या है? मेजर हिस्टोरिकल एंड लिटरेरी डेवलपमेंट्स, थोड़े थोड़े जो बड़े बड़े मूवमेंट्स हुए हैं, बड़ी चीज़ें जो हुई हैं, हम उसको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। पहला काम क्या हुआ? राइज ऑफ द नावल। नावल जो है वो उड़ान भरने लगा। द नावल बिकेम द मोस्ट पॉपुलर लिटरेरी फॉर्म। सबसे पॉपुलर लिटरेरी फॉर्म जो है कौन सा बना? वो आपका नावल बना। राइटर्स बिगेन टू एक्सप्लोर रियल लाइफ कैरेक्टर्स। किस चीज़ को वो एक्सप्लोर करना शुरू हो गया आपके राइटर्स? रियल लाइफ कैरेक्टर्स थे, सोसाइटी को, एंड ह्यूमन साइकोलॉजी। अब ये सारी चीज़ें जो हैं ये उस नावल में शो होना शुरू हो गए थे। कुछ इंपॉर्टेंट इनके जो नॉवलिस्ट थे वो कौन थे? हेनरी फील्डिंग, सैमुअल रिचर्डसन, लॉरेंस स्टर्न एंड टोबियस मॉलेट। ये आपके नॉवलिस्ट थे, और ये इनकी मेजर राइटिंग्स जो थी वो टॉम जोन्स, पामेला, देन क्लैरिसा, देन ट्रिस्ट्राम शैंडी एंड रॉड्रिक रैंडम। ये उनकी, मैंने सिर्फ एज एग्जांपल आपके पास ये वाले लिखे हुए हैं, आप सर्च करके इनके कुछ और भी अपने साथ लिख सकते हैं, ताकि इनमें से शायद आपको कोई जो है वो याद रहे। सो इसके फेमस नॉवलिस्ट जो थे वो आपके पास ये चार थे इस टाइम पीरियड में। ओके, अब आगे देखते हैं। ये 1 है, अब हम 2 की तरफ जाते हैं। पहला क्या था? राइज ऑफ द नॉवल जो था इसमें एज में हुआ था। उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म। आई बिलीव इस एज से पहले शायद आपने लिटरेरी क्रिटिसिज्म को उस तरह से नहीं पढ़ा होगा।
क्योंकि उस एज में सैमुअल जॉनसन आपके पास नहीं थे। अब इन्होंने क्या किया, उन्होंने लिटरेरी क्रिटिसिज्म बिकेम सिस्टमेटिक एंड इन्फ्लुएंशियल। उन्होंने लिटरेरी क्रिटिसिज्म पे काम किया, ये चीज़ इंट्रोड्यूस करवाई। अब लिटरेरी क्रिटिसिज्म क्या है? जिस तरह मैंने स्टार्ट में ही बताया था कि जब कोई भी राइटर कुछ भी लिखता था तो उस पर क्रिटिक आता था। हमारी तरह नहीं कि नहीं बस ये गलत है, वो बताता कि ये चीज़ ऐसी है, ये अच्छी, ये बुरी, इसका मुतबादिल भी ये। लाइक एक प्रॉपर उसकी इवेल्युएशन होती थी उस बंदे की राइटिंग की। अब उन्होंने लिखा क्या था, सैमुअल जॉनसन ने प्रीफेस टू शेक्सपियर। शेक्सपियर जैसा बंदा है उस पे भी सैमुअल जॉनसन ने क्रिटिसिज्म किए, उसने पॉइंट्स उठाए कि शेक्सपियर क्या था और क्या नहीं था, उसकी कितनी पॉइंट्स थी, तारीफें भी। ऐसा नहीं कि पूरा जो है उसके बारे में उसकी मिस्टेक्स ही निकालता रहे, नहीं, बहुत सारी अच्छी चीज़ें जो हैं वो उसने बयान की हुई है। लेकिन कुछ चीज़ों पे उन्होंने ऑब्जेक्शन भी किया कि ऐसा है और वैसा है, वो अलग सी स्टोरी है। सो उन्होंने लिखा था प्रीफेस टू शेक्सपियर लिखा था। देन जॉनसन आल्सो प्रोड्यूस अ फेमस डिक्शनरी, एक डिक्शनरी भी उन्होंने प्रोड्यूस की थी, इसका नाम था डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, ये नाम दिया गया था। ये सैमुअल जॉनसन ने, यानी उन्होंने क्रिटिक थे, आपके एसेज थे, एसेज लिखा करते थे, और उसके अलावा ये क्रिटिसिज्म वगैरह भी इनका था। अब थर्ड नंबर पे इनका क्या है, ग्रोथ ऑफ पीरियडिकल एसेज। पीरियडिकल एसेज की ग्रोथ होने लगी। पीरियडिकल एसेज जो है वो आपके शॉर्ट एसेज होते थे, जो नॉर्मली न्यूज़पेपर और इन सारी चीज़ों में जो थी वो चीज़ें वो आती रहती थी वो। सो अब हम इसमें देखते हैं जो आपके इंपॉर्टेंट एसेज थे वो कौन थे, क्योंकि एज आई सेड के क्रिटिक भी थे सैमुअल जॉनसन और यहाँ पे आपके एसेस्ट भी है सैमुअल जॉनसन। एक लिखा हुआ है रैम्बलर। रैम्बलर इज अ कलेक्शन ऑफ अराउंड 208 प्लस शॉर्ट एसेज। ये एसेज इन्होंने लिखे हैं सैमुअल जॉनसन, इनकी कलेक्शन थी। दूसरा एसेस्ट आपके पास कौन है, ओलिवर गोल्डस्मिथ। ओलिवर गोल्डस्मिथ ये आपके दूसरे एसेस्ट है, उन्होंने लिखा था द सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड। सो ये इनकी क्या थी, कंट्रीब्यूशन थी इन द फील्ड ऑफ एसे। एक चीज़ जो पहले इतनी ज़्यादा मशहूर नहीं है, फिर एक एज आता है उस पर वो 208 प्लस एसेज एक बंदा लिख रहा होता है, इसका मतलब है ही हैज़ डन समथिंग एंड ही डिजर्व्स दिस टाइटल की उसके नाम से एक एज रखा जाए, राइट। फोर्थ पे आ रहा है द राइज ऑफ सेंटिमेंटल लिटरेचर। राइज ऑफ सेंटिमेंटल लिटरेचर। अब सेंटिमेंटल लिटरेचर क्या है, द लिटरेचर विच इज एसोसिएटेड विद योर सेंटिमेंट्स। सेंटिमेंट्स क्या है आसान भाषा में, जो आपकी भावनाएं, जो आपकी फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, उन के बारे में लिटरेचर पे काम किया गया। अब राइटर्स बिगन फोकसिंग ऑन इमोशन, सिंपैथी, काइंडनेस एंड मॉरल फीलिंग्स। ये इसी लेक्चर में तकरीबन 2 मतलब आपने ये चीज़ें सुनी हुई, तो इन पे काम हुआ है। बिकॉज ऑफ दिस ट्रेंड दिस एज इज कॉल्ड द एज ऑफ सेंसिबिलिटी। जब इन चीज़ों पे काम आपका होने लगा तो फिर इस एज को द एज ऑफ सेंसिबिलिटी भी कहा गया। ये स्टार्ट में क्या था, और है द एज ऑफ जॉनसन था, लेकिन इसके साथ साथ बिकॉज ऑफ दीज कैरेक्टर्स इसको द एज ऑफ सेंसिबिलिटी भी कहा गया। और यहाँ पे इसका पार्ट 1 जो है वो एंड हो जाता है। नाउ जस्ट वेट फॉर द पार्ट 2, वो भी मैं इसके साथ ही मैंने अपलोड किया हुआ होगा, यू कैन वॉच इट देयर एंड वी विल कंटिन्यू राइट फ्रॉम दिस प्लेस। दिस इज द 4th पॉइंट, हम 5th से स्टार्ट करेंगे एंड देन वी वुड मूव ऑन टू सम अदर थिंग्स एज वेल। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आई होप यू हैव noted down each and everything and you found it helpful. So it is all for today and would love to see you in the part 2 of this age. Thank you so much.